देखना ये रेड वाला चलता है, ठीक है। तो हेरिडिटी का पहला मतलब समझते हैं। इसको इस टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताऊंगी, जैसे हम कहते हैं, हमने बहुत लोगों को कहते सुना होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हम कहते हैं कि उसकी आंखों का कलर उसकी मम्मी की तरह है ना, उसके बालों का जो शेप है बेसिकली, जैसे कर्ली कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, तो हम कहते हैं इसके पापा से रिजेंबल कर रहा है, इसकी मम्मी से रिजेंबल कर रहा है ना। तो हम कहते हैं कुछ करेक्टर जो है उसके पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं। तो अभी ऐसा होता कैसे है, जो हम तुमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, हाँ, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो मेल गैमेट होता है, अच्छा मेल गैमेट का नाम क्या है, क्या होता है, स्पर्म, वेरी गुड। फीमेल ओवम, एग बोल लो या फिर ओवम बोल लो, ठीक है। जब स्पर्म और एग आपस में क्या करता है, फ्यूज़ करता है, तो जाइगोट बनता है ना। अब जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से चाइल्ड बनता है। अब सिमिलरली जब ये प्रोसीजर हो रहा होता है तो पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं वो किस में आ रहे होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, हम में, है ना, ऑफस्प्रिंग में। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टर्म ऑफस्प्रिंग और हम पढ़ेंगे प्रोजनी। इसका मतलब क्या होता है, जो हम जैसे हम है ना, जिस पेरेंट जिसको प्रोड्यूस करे चाइल्ड, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, प्रोजनी भी बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग तुम ऐसा, प्रोजनी ऐसा समझ सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है। तो अब इस हेरिडिटी टर्म का मतलब ही ये है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट। क्या हो गया, लैग कर रहा है आई थिंक यार। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी, एक मिनट। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, अगर इस चैप्टर को ध्यान से समझोगे तभी समझ आएगा, अगर इधर उधर ध्यान दोगे तो नहीं आएगा। तो बेसिकली हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है कि जो ट्रेट है, ट्रेट का मतलब क्या होता है, करेक्टर, वो हम अभी समझेंगे। ट्रेट बोलो या करेक्टर बोल लो, तो बेसिकली जो ट्रांसफर हो रहा है ना ट्रेट पेरेंट से किसमें, ऑफस्प्रिंग में या फिर प्रोजनी में, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कह लो स्किन टोन, है ना, जैसे फेयर, जैसे हमारे मालूम मम्मी का फेयर स्किन टोन है, वो हम में आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो एक करेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स से कहाँ आया, हम में आया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, अच्छा, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को बच्चे मतलब ऐसे समझ लेते हैं सेम चीज़ है, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि हेरिडिटी सिंपल, कि जो करेक्टर है वो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आ रहे हैं, और इनहेरिटेंस का मतलब होता है पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, दो प्रोसेस थ्रू विच करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है। हेरिडिटी एक सिंपल चीज़ की जो करेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर या प्रोजनी के अंदर आ रहे हैं, और इनहेरिटेंस वो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऐसा होता है। तो हमें पता है कि जैसे स्पर्म ओवन से मिलता है, जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनाता है, ये पूरा प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस की बात करें तब हम इस वर्ड इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम ऐसा तो नहीं कि हम अपने पेरेंट्स से एकदम डिट्टो फोटोकॉपी, रिजेंबलेंस होती, कुछ हद तक रिजेंबलेंस होती है ना, ऐसा तो है नहीं हम बिल्कुल एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या आती है, वेरिएशन आती है। अब वेरिएशन टर्म हम समझेंगे, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंस, जो पेरेंट्स से मतलब जो पेरेंट्स को हमसे अलग बना रहे हैं, हम पेरेंट्स से अलग लग रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, वेरिएशन के कारण होता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन आती कैसे है, डीएनए जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट मतलब कि अपनी फोटोकॉपी बनाता है, तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं। एरर्स मतलब कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाती है, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब जो डीएनए के अंदर वो अकल है नहीं, तो वो क्या करता है, मिस्टेक कर देता है। जब वो अपनी फोटोकॉपी बनाते हैं या फिर रेप्लिकेट करता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देता है, जिस कारण क्या आता है, वेरिएशन। इस वेरिएशन के कारण ही हम अपने पेरेंट्स की तरह डिट्टो फोटोकॉपी नहीं, एकदम एज इट इज़ नहीं दिखते, ठीक है। किसके कारण नहीं दिखते,
वेरिएशन के कारण। और पेपर में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि वेरिएशन क्यों कब आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब डीएनए अपने रेप्लिकेट करता है, जब डिवाइड करता है, तो उसमें कुछ मिस्टेक कर देता है, कुछ एरर कर देता है, जिस कारण क्या आता है, उसमें वेरिएशन आते हैं। ठीक है, अब इसमें अब जो वेरिएशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर्वाइवल के लिए। अब ये कैसा एग्जाम्पल है सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया का। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ना 2 तरह के बैक्टीरिया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसमें ये ना हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया जो मैंने मार्क करा है ये वाला, ये क्या कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट में बहुत बढ़ जाए तो इसको टॉलरेट कर सकते हैं। अब जो सेकेंड वाला है उसके अंदर ये कैरेक्टर है नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये मर जाएगा। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि ये वाला जो है जिसके अंदर ये फीचर है कि वो हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, उसके अंदर ये वेरिएशन आया था जब ये बन रहा था, जब इसके पेरेंट ने, अच्छा बैक्टीरिया कौन सी रिप्रोडक्शन दिखाता है, सेक्शुअल है, ए सेक्शुअल दिखाता है। जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये बैक्टीरिया बना तो उसके अंदर भी उसका भी ऑब्वियसली डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो एरर्स तो आएंगे। तो इसके अंदर भी एक ऐसी वेरिएशन आई, वेरिएशन ये आ गई कि जो बैक्टीरिया है ना वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, झेल सकता है। और ये जो दूसरा वाला बैक्टीरिया था इसके अंदर ये वाली वेरिएशन नहीं आई। तो अब बताओ अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो फर्स्ट वाला बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला कर पाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर ये करैक्टर आ गया कि अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो जाए, ये सर्वाइव कर लेगा। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका मेन रीज़न तो यही होता है कि वो सर्वाइवल, बेसिकली सर्वाइवल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वेरिएशन बहुत अलग अलग चीज़ों में हम ये देख सकते हैं। हम जैसे यहाँ सारे बैठे हैं, हम सबकी हाइट सेम तो है नहीं, है ना, कईयों की मॉडरेट है, कईयों की थोड़ी छोटी है, कईयों की बहुत लंबी है। तो बेसिकली ये सब भी क्या है, वेरिएशन है, हम एक जैसे नहीं दिखते ना। बट अच्छा ऐसा, इसमें हंसना क्या था यार, इसमें यार ऐसा भी नहीं है कि हम, है ना, तो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेरिएशन हम सब के अंदर प्रेजेंट है, हम सब एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, अच्छा मैं तुम्हें ना 2 चीज़ के बीच में डिफरेंस समझाऊंगी। एक होता है करेक्टर और एक ट्रेट। कोई मुझे बताएगा करेक्टर का मतलब क्या होता है? अच्छा पहले मेरे को इतना बताओ, मैंने अभी तक जितना समझाया मैंने तुम्हें हेरिडिटी और इनहेरिटेंस समझा दिया, इसके बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें वेरिएशन के बारे में बताया। कुछ डाउट है इसमें, कुछ ऐसा मैं बहुत तेज़ बोल गई हूँ, तुम्हें समझ ना आया तो दोबारा पूछ लेना। जब भी तुम्हें डाउट होगा उसी वक्त पूछना, ऐसा मत बोलना कि हाँ दीदी समझा दे, बाद में पूछेंगे, बाद रह जाती है। ठीक है, अच्छा हेरिडिटी क्या होता है? हाँ, हेरिडिटी सिंपल सी बात है कि जो करेक्टर है ना, जो फीचर्स है पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। सिंपल, जो ऐसे करेक्टर, ऐसे गुण, ऐसे फीचर जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या होता है, पूरा प्रोसीजर होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। ये इसमें एकदम सिंपल सा फ़र्क है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा वेरिएशन, तो हमने ये पढ़ा कि वेरिएशन क्या होती है, चेंजेस, है ना। हम पेरेंट्स के एकदम डिट्टो फोटोकॉपी नहीं करते, क्यों, क्योंकि वेरिएशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना। अब वो ऐसा हो सकता है, देखो क्या है, जैसे मान लो मदर है, मदर के जो हेयर हैं वो एकदम स्ट्रेट है, फादर के भी क्या है, स्ट्रेट है। अब जो बच्चा है उसके हेयर कैसे हैं, कर्ली है, तो ये क्या एक वेरिएशन ही है ना, चेंजेस हैं। ठीक है, और मैंने तुम्हें एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था। अच्छा ये भी बताया था कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि क्या प्रोवाइड करती है, सर्वाइवल प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे 2 बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था, एक बैक्टीरिया के अंदर ये वेरिएशन थी कि वो हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, और एक बैक्टीरिया के अंदर बेचारे के अंदर ये वेरिएशन थी नहीं। तो कौन सर्वाइव कर पाएगा हाई टेम्परेचर में, वो वाला जिसके अंदर ये वाला फीचर है कि वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे मेन चीज़ करेक्टर और ट्रेड में। अब करेक्टर और ट्रेड को हम ऐसा समझ लेते हैं कि यार एक ही चीज़ है, बट इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। करेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, करेक्टर मतलब हम कह सकते हैं फीचर, करेक्टर मतलब अगर हम बोलें फीचर या गुण, है ना। अब करेक्टर अगर मैं बात करूँ, हाइट एक करेक्टर ही है। अब हाइट एक करेक्टर है, हाइट कैसी है, लंबी है, छोटी है, ये भी तो होती है ना बात। तो ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। अगर मैं बोल रही हूँ हाइट, तो वो क्या है, करेक्टर। हाइट सिर्फ करेक्टर है। अब हाइट कैसी है, लंबी है या फिर छोटी है, तो वो क्या हो जाएगा उसका ट्रेट। डॉर्फ मतलब बोना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली पता, इसमें हंसने की क्या बात। ठीक है, तो बेसिकली जो करेक्टर है वो एक फ़ीचर है। जैसे मैंने बात करी हाइट की, तो हाइट के जो टाइप होते हैं जैसे शॉर्ट या फिर टॉल, वो क्या है, ट्रेट। अब अच्छा दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि आई कलर, अब आई कलर में भी कैसा होता है बताओ, ब्राउन मान लो, ब्लू मान लो, तो आई कलर क्या है, करेक्टर है या ट्रेट है? आई कलर एक ट्रेट, आई कलर एक करेक्टर है।
अब आई कलर कैसा है, ब्लू है या फिर ब्लू है या फिर ब्राउन है, ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रेट। इसमें कोई, अभी तुम अपनी तरफ से एक एग्जांपल दो, क्या और ले सकते हैं। स्किन, हाँ स्किन टोन ले लो। अब स्किन टोन क्या है, करेक्टर है ट्रेट है, स्किन टोन एक करेक्टर है। अब स्किन टोन कैसा कैसा हो सकता है, फेयर हो सकता है और डार्क हो सकता है। ये दोनों उसके क्या है, करेक्टर है ट्रेट है, ट्रेट है। समझ गए कि हमने बेसिकली करेक्टर, कोई आई कलर कैसा है वो उसके ट्रेट हो जाते हैं। इसमें तुम्हें अभी तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो तुम, नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया करेक्टर, ट्रेट हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना, क्रोमोसोम क्या होता है। मैंने इनको डीएनए टॉपिक नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं मैंने पढ़ा, कहा था मैं एडिटर से ठीक है। अब ये देखो, ये सेल है, इसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल के अंदर है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, यार सही से बन जाएगा, कुछ यार ऐसा दिखता है, समझ जाना बस तुम, कुछ ऐसा क्रोमोसोम दिखता है, ठीक है। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से। डीएनए क्या करता है, डीएनए बेसिकली प्रोटीन बनाता है, ऐसे प्रोटीन जो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। अब बेसिकली ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मैंने बनाया है, क्या है, क्रोमोसोम कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, थोड़ा मैंने बेकार भी बनाया आपको, बट समझ जाना बस। अभी जो क्रोमोसोम है, उसके क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है डीएनए। अब डीएनए का ना एक छोटा सा पार्ट, अगर मैं डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट लूँ, उसको बोलते हैं जीन। उसको क्या बोलते हैं, जीन। ये जो मैंने बनाया है वो एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के छोटे से सेगमेंट को, छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अभी जो मैं इतनी देर से बोल रही थी ना कि जो कैरेक्टर है पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं, ये कौन लेकर आ रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा कि पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। 3 एग्जांपल दिए, 3 मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया, क्या लिख कर आओगे, जीन लिख कर आओगे। जीन ही बेसिकली एक बेसिक यूनिट है जो कि हमारे जो ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्रोमोसोम समझ आ गया क्या होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से। डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम क्या बोल रहे हैं, जीन। इस चीज़ को क्लियर करना, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स ही। अच्छा, अब एक और होता है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें करवाऊंगी तो तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए अभी बता रही हूँ, डोमिनेंट। अब डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट से तुम क्या समझते हो, ये इंग्लिश का अंग्रेजी का ही वर्ड है यार। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल, वेरी गुड। और क्या तुम्हारे दिमाग में आता है डोमिनेंट, चलो ठीक है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो, वेरी गुड, पावरफुल, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, जो अपने आप को दर्शा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। एक होता है रिसेसिव। रिसेसिव वैसा यार जो दिखा नहीं सकता, जैसे क्लास है, क्लास में टॉपर भी होता है, एक एवरेज बच्चा भी होता है। वीक किसी को नहीं कहेंगे, हर किसी के अंदर दिमाग है, वो अलग बात है, वो पढ़ाई में नहीं लगाता। अब क्लास के अंदर एक टॉपर भी है और एक एवरेज स्टूडेंट भी है। तो अगर मैम टीचर कोई सवाल पूछते तो अगर बेचारे एवरेज को आता भी होता तो वो बोलता है, और मान लो कि दोनों ने हाथ खड़ा करा, टॉपर ने भी करा और एवरेज ने भी करा, ठीक है। अब एवरेज को बेशक आता होता है बट कुछ बोलता नहीं, उसको ऐसा लगता है मेरा आंसर गलत ना हो। कौन बोल देता है, टॉपर बच्चा बोल देता है। वहाँ पर टॉपर क्या है, डोमिनेट, जो अपने को दिखा रहा है। और जो एवरेज बच्चा है वो बेचारा क्या बन के रह जाता है, रिसेसिव। मतलब कि डोमिनेंट जो अपने को दिखाए, रिसेसिव तो दबा हुआ है, जो अपने को बेचारा दिखा नहीं पा रहा डोमिनेंट के प्रभाव में। ये टर्म्स ना मजाक नहीं है भाई, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे तुम्हें दिक्कत होगी, पूरा चैप्टर दिक्कत होगी समझने में। तो इतनी चीज़ है कि डोमिनेंट ट्रेट ऐसा फीचर जो अपने आप को दिखा पा रहा है, और रिसेसिव मतलब ऐसा फीचर जो नहीं दिखा पा रहा अपने आप को, उसको क्या बोलेंगे हम, रिसेसिव बोलेंगे। ये दोनों टर्म्स क्लियर है। और जीन भी समझ आ गया, क्रोमोसोम समझ आ गया। अब आगे, अच्छा, जीन्स और एलील, इन दोनों में फ़र्क पहले समझ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो जीन है वो क्या होता है, जीन अभी बताया क्या होता है, डीएनए का छोटा डीएनए, हाँ वेरी गुड। डीएनए का छोटा सा पार्ट, छोटा सा सेगमेंट, वो क्या होता है, जीन होता है। और एलील क्या होता है। अब इसमें भी बहुत दिक्कत होती है कि जीन और एलील में अंतर क्या है। अब अगर मैं बोलूँ जीन, एक ये मान लो डीएनए है, इसका छोटा सा पार्ट, यहाँ पर ना एक जीन है, और ये जो जीन है ना वो रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, ठीक है। मैंने बोला कि एक डीएनए है, ये डीएनए है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट, वो ऑब्वियसली क्या होगा, जीन होगा।
ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये वाला जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट, मतलब ये हमारी हाइट को डिटरमाइन करेगा कि हमारी हाइट टॉल होगी या फिर शॉर्ट होगी। अब हाइट अगर मान लो कि बेसिकली पहले मैं ये लिख देती हूँ कि एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, बेसिकली जीन की फॉर्म है। जैसे हमने पढ़ा था ना करेक्टर और ट्रेट में, करेक्टर क्या है, स्किन टोन, अब उसके ट्रेट क्या होंगे, स्किन टोन कैसा हो सकता है, फेयर भी हो सकता है और ब्लैक। अब सेम चीज़ इसमें अप्लाई होगी। अगर मैं बोल रही हूँ जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए, मैं मान रही हूँ एक जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। अब हाइट तो टॉल भी हो सकती है और डॉर्फ भी हो सकती है, तो टॉल और डॉर्फ ये उसकी क्या हो जाती हैं, एलील है वो उसकी, मतलब जो जीन की अलग अलग फॉर्म है ना, कि जैसे अगर मैं बोलूँ जीन, एक मैंने हाइट का जीन ले लिया, अब जीन तो कुछ भी हो सकता है ये वाला जीन रिस्पॉन्सिबल हो टॉल हाइट के लिए, हो सकता है ये वाला जीन रिस्पॉन्सिबल हो डॉर्फ हाइट के लिए। तो ये उनकी जो डिफरेंट फॉर्म है, ये जो जीन के अलग अलग फॉर्म है टॉल और डॉर्फ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं। इसमें कुछ दिक्कत है जो नहीं समझ आई, समझ आ गई? क्योंकि अगर तुम में से अगर कोई आगे लेगा ना साइंस तो इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए अभी क्लियर कर लो इस चीज़ को कि अगर इसमें क्या है कि जीन क्या है। जीन बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक जीन है डीएनए के, ऑब्वियसली डीएनए का छोटा सा सेगमेंट को बोलते हैं जीन, और ये जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। अब वो जीन किस हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल के लिए है या फिर डॉर्फ के लिए, तो वो उसका जो फॉर्म है ना जीन की, उसको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। समझ गए? जो डिफरेंट फॉर्म है जीन की उसको क्या बोलते हैं हम, एलील बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 11th में होगा कंसेप्ट में दिखा, ये है इनकी, आपने में कोई दी थी ना, इसके अंदर है एलील का। इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप लिखा होगा, हाँ है इसमें। ऐसे लिखा होगा, अच्छा एलील नहीं लिखा होगा। एलील नहीं है, कोई नहीं बता, फिर मैंने समझा दी इनको, क्योंकि आगे दिक्कत होती है ना, बड़ा ख़राब चीज़ है ये एलील वाली। साइंस वाला यहाँ पे ये है, साइंस ही लेनी होगी और श्योर, ये कॉमर्स के लिए, मैथ्स वाले अच्छे हैं। तो वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं होता। जीन तो तुम्हें समझ आ गया, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट। अब जीन मान लो वो वाली जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक क्रोमोसोम के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो ही जीन होगी, थाउजेंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट होती है एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर ना। तो याद रखना कि एक ही जीन नहीं होती, बहुत सारी जीन होती है। एक जीन मान लो हाइट को बता रही है, एक जीन किसको बताएगी, स्किन टोन को। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, ठीक है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ लिया कि वेरिएशन क्या होते हैं, ये हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है। अब मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। किस प्लांट के ऊपर करा था, पी प्लांट के ऊपर करा था। अब पी प्लांट का ना एक नाम होता है पाइजम सेटिवम, ये उसका साइंटिफिक नेम है। किसका, पी प्लांट का। पूछा जा सकता है कभी कभार, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में कैसे भी, कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सेटिवम, ठीक है, MA। अब उन्होंने बेसिकली, क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया। तो पी प्लांट के लेने के जो मेजर रीज़न थे बेसिकली, एक तो ये था कि पी प्लांट जो था ना वो कैसा था, बाइसेक्सुअल मतलब कि वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और वो कैसे कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ उन्होंने अगर पी प्लांट लिया तो क्यों लिया, कोई और प्लांट भी तो ले सकते थे। तो पी प्लांट उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि ये बाइसेक्सुअल था, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और कैसे पॉलिनेशन कर सकता है, पता है ना सेल्फ और क्रॉस क्या होती है, ठीक है। दूसरा रीज़न बेसिकली इसका एक ये था कि इसका ना लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि यार हमें नहीं पता, लाइफ को कुछ भरोसा है नहीं ना, आ जाए तो कर लिया। उन्होंने बोला मैं कब तक एक्सपेरिमेंट, अगर मान लो कोई ऐसा प्लांट लेते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा, सालों 2-3 साल बाद मिल रहा है। मान लो उन्होंने एक प्लांट के क्रॉस करवाई और उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, उसकी प्रोजनी बनने में टाइम लगेगा और 3-4 साल लग जाएंगे। अब 3 साल जीना है कि नहीं उसको थोड़ी पता है, तो उसने एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करा जिसका रिजल्ट तुरंत मिले, ठीक है, तुरंत मिले, कुछ दिनों में आ जाए, वैसा उन्होंने। तो बेसिकली इसका ना लॉन्ग मैंने लॉन्ग लिख दिया यार, इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है, जैसे 90 डेज तक की, मतलब छोटी लाइफ स्पैन है, मतलब जल्दी ये क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन को दिखा सकता है, मतलब जो भी है क्रॉस वगैरह जल्दी करके हमें रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, इसलिए ये एक इसका ये रीज़न था, ठीक है। ये दो बेसिकली मेजर, एक ने बाइसेक्सुअल है, एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है, एक भी था, एक और भी था आई थिंक, क्या था, यही दो थे, बाइसेक्सुअल है और कैसा है इसकी लाइफ स्पैन कैसी है, शॉर्ट है, ताकि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए। अब बेसिकली ये तुम्हें समझ आ गया कि उन्होंने पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या, बताओ। हाँ, उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया था, बाइसेक्सुअल है। दूसरा रीज़न क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, उनको कम ही टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अरे वो था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगी, ठीक है। अब बेसिकली उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट करा। अब तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, मोनो हाइब्रिड क्या होता है,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, 2 क्रॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम करना। अच्छा, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब है सिंगल, या फिर हम बोल सकते हैं वन, है ना। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है यार? हाइब्रिड का मतलब होता है जब प्लांट आपस में क्रॉस करते हैं ना, उस क्रॉस के कारण जो नवा प्लांट बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब प्लांट आपस में क्या करते हैं? क्रॉस, और उस क्रॉस के थ्रू एक नवा प्लांट बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। अच्छा, मेरे को अभी तक समझ आया जो मैंने समझाया आपको? तुझे 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 दिक्कत तो नहीं है? कुछ है तो दोबारा पूछ लो प्लीज़, तो मेरे को ऐसे मज़ा नहीं आएगा बनाने में। आ रहा है ना समझ? ठीक है। मोनो का मतलब है सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब समझ के, अगर हम प्लांट के बीच में क्रॉस कराएंगे तो नवा प्लांट बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है। अब यार यहाँ पर ना तुम्हें एक चीज़ पढ़ना, उन्होंने, अच्छा ये मैं तुम्हें चीज़ बताना भूल गई, हाँ याद आ गया, इसके ना बहुत सारे करैक्टर होते हैं, मतलब डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर, ये बहुत याद आ गया। देखो, एक तो था बाइसेक्सुअल है, दूसरा था कि इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, जल्दी जल्दी में रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग रेट थे। अच्छा, कभी बार ऐसा लगता है कि यार 2 प्लांट हैं, मतलब आप मान लो कि एप्पल ट्री है ना, उसमें पता नहीं चलता कि यार सब कुछ सेम सेम लगता है, इसकी लीफ सब कुछ, मतलब करेक्टर ना हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सब कुछ आइडेंटिकल लगते हैं। अभी जो पी प्लांट है ना, उसमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही है यार, कुछ फ्लावर का कलर वॉयलेट है, कुछ वाइट है, सीड इसके कुछ राउंड है, कुछ रिंकल है, तो इसमें अलग अलग ट्रेड थे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, मतलब 14 इनके अंदर ट्रेड थे, 14 ट्रेड थे, याद रखना, तुम्हारी बुक में है। टोटल 7 पेयर का मतलब क्या था? 2 ना, तो 7 का डबल 14 हो गया ना, तो टोटल उनके पास 14 ट्रेड थे, जिस कारण उन्होंने इसको चूज़ करा कि भाई इनके अंदर तो अलग अलग फीचर्स हैं, तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा, अब यहाँ पर ना उन्होंने जो क्रॉस करवाया वो हाइट के बेस पर करवाया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब एक, मतलब उन्होंने एक करेक्टर लिया। इस टर्म को बहुत अच्छे से समझना है तो समझ नहीं आएगा, बहुत, ये तो बहुत थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है अगर समझोगे नहीं, तो ध्यान से समझना। मोनो मतलब एक, तो उन्होंने एक ट्रेट लिया, एक करेक्टर लिया, और वो करेक्टर कौन सा था? अच्छा, हाइट करेक्टर है ना, ये ट्रेट है। टॉल और ड्वार्फ क्या है? ट्रेट है, करेक्टर ट्रेट, समझे? ये समझ आना चाहिए कि हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट कैसी है? टॉल है, ये शॉर्ट है, वो उसका क्या होगा? ट्रेड होगा। दूसरी चीज़ तो उन्होंने ना, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि उन्होंने, हाँ, सिंगल करेक्टर लिया है ना, उन्होंने एक सिंगल, और कौन सा करेक्टर लिया था उन्होंने? हाइट का। अब देखो, अब हाइट जो, अच्छा अगर मैं बोलूँ टॉल, याद रखना टॉल वाली जो है ना, वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेड है। टॉल वाला क्या है? डोमिनेंट, जो अपने आप को दिखाएगा। डॉर्फ वाला क्या है? रिसेसिव। डॉर्फ वाला क्या है? रिसेसिव ट्रेड, मतलब जो अपने आप को नहीं दिखाएगा, मतलब अगर उसके साथ, टॉल के साथ अगर डॉर्फ आ गया तो टॉल जो है ना वो डॉर्फ वाले को दिखने नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अब एक चीज़ बताऊँ, अगर मुझे प्लांट को टॉल बताना है तो हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम ऐसे बता सकते हैं टी, एक बता सकते हैं टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी है ना, वो भी टॉल को बता रहा है, और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो भी किसको बता रहा है? टॉल को। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो एक छोटा टी भी है, तो उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है? उसकी वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ एक बड़ा टी है, और जो बड़ा टी है उस छोटे वाले टी को दिखने नहीं दे रहा, क्योंकि बड़ा वाला क्या है? डोमिनेंट है, और छोटा वाला क्या है? रिसेसिव है। यार बोला करो, मेरे को लगता है कि डाउट हो जाता है, तो मैं नहीं समझ आया। बड़ा वाला क्या है? डोमिनेंट, और छोटे वाला क्या है? रिसेसिव, तभी वो बड़े वाले को दिखने नहीं दे रहा। अब अगर मुझे डॉर्फ बताना है, अगर कोई प्लांट को मुझे डॉर्फ बताना है, उसको बनाने के लिए ना मेरे को दोनों छोटे लिखने पड़ेंगे, समझे? या बस ये चीज़ याद होनी चाहिए तुम्हें, अगर दोनों टी हैं तब भी टॉल में माना जाएगा, अगर एक टी है एक छोटा टी है तब भी क्या माना जाएगा? डोमिनेंट, टॉल माना जाएगा, डॉर्फ नहीं माना जाएगा। डॉर्फ के लिए सिर्फ ये है, दोनों कैपिटल स्मॉल टी होना चाहिए। इतनी चीज़ समझ आई? कुछ दिक्कत? अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़ समझा देती हूँ। एक होता है फिनोटिपिक, अब इसके बाद पक्का हम स्टार्ट करेंगे, मैं तो स्टार्ट ही है तब से चैप्टर। जीनोटिपिक। अब फिनोटिपिक का मतलब होता है जो देखकर पता चल रहा है, ठीक है? मुझे देखकर पता चल रहा है इसकी हाइट बड़ी है, ठीक है? मुझे जो चीज़ें देखकर इसकी हाइट बड़ी है मुझे पता चल रहा है, इसकी हाइट इनके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है, मुझे देखकर पता चल रहा है। तो जो चीज़ देखकर पता चले ना, उसको बोलते हैं फिनोटिपिक। क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक। अब यार ये देखो, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ईजिली समझ आएगा। मुझे देखकर पता चल रहा है इन दोनों की हाइट क्या है? लंबी है। देखकर पता चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फिनोटिपिक। अब यार मैंने बोला कि इसकी और इसकी हाइट लंबी है, तो ज़रूरी तो नहीं इन दोनों के अंदर टी जीनो, दोनों के अंदर कैपिटल टी हो, ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है। तेरा नाम सरबजीत है ना,
तेरा नाम रेहांश, ये एस से सरबजीत है और ये है रेहांश। हो सकता है कि सरबजीत के अंदर ये दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट हो सकता है रेहांश के अंदर एक कैपिटल टी प्रेजेंट हो और एक स्मॉल टी प्रेजेंट। तो ये हम देख कर नहीं बता सकते, ये तो हमें अंदर जाके कैसे बता सकते हैं यार, वो तो अलग ही चीज़ है। तो जीनोटिपिक मतलब कि जीन कैसा है, दोनों कैपिटल हैं या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल। किस क्लियर हुआ? ऐसा समझ नहीं आता भाई, दिमाग हिल जाता है, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। फिनोटाइप जो देख कर पता चल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस से पता चल रहा है कि आपकी दोनों की हाइट बड़ी है, बट मुझे नहीं पता जीन कौन से प्रेजेंट है। हो सकता है दोनों कैपिटल टी हो और हो सकता है एक कैपिटल और एक स्मॉल टी प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगेन कि एक ही हमने करैक्टर लिया है, ठीक है, एक हमने लिया टॉल और एक लिया ड्वार्फ। और करैक्टर कौन सा था इसमें? करैक्टर क्या है? हाइट है। और ये जो टॉल और ड्वार्फ है वो क्या है? उसके ट्रेट है। अब कैपिटल, अब टॉल है तो हमने दोनों को किससे कौन सी जीन ली? दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए दोनों मुझे क्या लेनी पड़ेगी? स्मॉल ही लेनी पड़ेगी ना। अब क्रॉस करवाना है। अब ये पेरेंट है, पेरेंट जनरेशन है ये, ठीक है। हमने एक ना टॉल लिया, मान लो मदर को टॉल ले लिया, मदर को मानो हमने टॉल ले लिया और फादर को हमने क्या ले लिया? ड्वार्फ ले लिया। और उल्टा भी कर सकते हो, पापा को मान लो या मम्मी को मान लो, एज यू विश। तो हमने यहाँ पर दो लिए पेरेंट, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल बेसिकली क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या लिया? एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ। अब बनेंगे गैमेट। तुमने पढ़ा भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि क्या बनते हैं, पढ़ा है ना ये तो, गैमेट बनते हैं। तो गैमेट में क्या दोनों, याद रखना जब गैमेट बनते हैं ना दोनों में से एक आएगा, सिर्फ एक टी आएगा, दोनों नहीं आएंगे। जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो एक एक आता है, एक मम्मी से आता है और एक पापा से आता है। तो इन दोनों में से एक आया और इन दोनों में से भी एक ही आएगा। तो ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे, ठीक है। ये ध्यान से समझना, समझ नहीं आएगा नहीं तो। हमने क्या लिया? एक टॉल पेरेंट लिया, एक ड्वार्फ पेरेंट लिया और उसके बीच में हमने क्रॉस करवाया। तो दोनों नहीं आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, क्योंकि गैमेट बन रहा है। स्मॉल टी में से दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा और वापस मिलकर गैमेट। अच्छा बताओ मेरे को, ये कैसा है? टॉल है ड्वार्फ है? टॉल है, वेरी गुड। क्यों टॉल है? क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है। कैपिटल टी इसको क्या बना रहा है? टॉल बना रहा है। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। टॉल बन गया। अच्छा अब क्या हुआ? अब यार मेंडल ने सोचा कि पेरेंट्स तो दो थे, मम्मी टॉल थी, पापा जो थे वो ड्वार्फ थे, बच्चा तो टॉल बन रहा है। तो उसने ऐसा सोचा कि यार एक ही करेक्टर पास हो रहा है। हमने तो ये पढ़ा था ना कि मम्मी और पापा दोनों 50-50% करेक्टर्स आते हैं बच्चे के अंदर। तो उसने सोचा कि यार ये तो टॉल ही है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो फिर उसने क्या करा? इसकी सेल्फिंग करवाई इसकी। अच्छा ये होगी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये अब क्या होगी? फर्स्ट जनरेशन। अब क्या हुआ? उसने ना वो इस दुविधा, अब ऑल टॉल, यहाँ पर सारे प्लांट कैसे बने? टॉल बने। तो उसने ऐसे सोच में पड़ गया, यार एक तो हमने ड्वार्फ भी लिया था, उसका क्या हुआ? उसको समझ नहीं आएगी ड्वार्फ का क्या हो। तो उसने क्या करा? ये जो मेरे पास फर्स्ट जनरेशन बनी थी इसकी सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? इसको इसके साथ ही क्रॉस करवा दिया, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। किसका क्रॉस करवाया? फर्स्ट जनरेशन का। कंफ्यूज मत होना, मैंने फर्स्ट जनरेशन कैसे निकाली एक बार देख लो। टॉल प्लांट थे, डॉट प्लांट थे, गैमेट बनाया एक एक, दोनों में से गैमेट आ गया, उन दोनों को कंबाइन करके कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया जो कि टॉल था, ठीक है। उसके बाद सारे टॉल बने। उन्होंने सोचा कि यार ड्वार्फ कहाँ गया? फिर उन्होंने क्या करवाई? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या? उसको उसके साथ ही रिएक्ट कराना है। किसकी सेल्फिंग करवाई? फर्स्ट जनरेशन की करवाई। ये रहा फर्स्ट जनरेशन, इसको इसके साथ ही उन्होंने क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई। अच्छा अब इन दोनों में से भी एक ही जाएगा जी, ठीक है। या तो कैपिटल टी जाएगा, गैमेट बना रही हूँ यहाँ पर मैं, या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। इसमें भी या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। एक चीज़ ध्यान रख यार, उसमें तो ये देखो, इसमें क्या था? दोनों सेम थे, तो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया। यहाँ तो अलग है ना, या तो अलग है, तो मैंने इनको ना ऐसे साइड में अलग अलग करके लिख दिया। या तो यार ये जाएगा या तो ये जाएगा, या तो ये जाएगा या तो ये। अब क्या करना है? पुनेट स्क्वायर भी होता है, उससे पहले मैं तुम्हें इजी मेथड बताती हूँ। बस देखो, या तो यार ये वाला इसके साथ चला जाएगा, समझे? या तो समझ कर, या तो समझ नहीं आया, हरकतें दे दे उसको पहले। कोई फैक्टर चेंज नहीं होगा। पेंसिल बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं है।
अभी उसने F1 जनरेशन की क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। अब ध्यान रखना कैपिटल या तो कैपिटल टी जाएगा गैमेट में, या तो स्मॉल टी जाएगा। इसमें भी या तो कैपिटल टी जाएगा स्मॉल टी। अब क्रॉस करना है, कैसे करते हैं, या तो ये वाला ना इसके साथ जाएगा, समझे, या तो ये वाला इसके साथ जाएगा। देखो एक मिनट मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, जो नहीं ठीक है, या तो अब एक मिनट यार, चलो अब यहाँ पर बेसिकली ध्यान से समझना, या तो ये वाला इसके साथ जाएगा तो दोनों क्या बन जाएंगे, टॉल। बहुत ध्यान से समझना। अब या तो यही वाला इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक बड़ा एक छोटा। अब या तो ये वाला इसके साथ जाएगा, बड़ा और छोटा, बड़ा हमेशा पहले लिखते हैं इसलिए मैंने वो लिख दिया। अब या तो ये इसके साथ जाएगा, छोटा छोटा। यार ये इसमें दिक्कत है पक्का, बस इसको इससे ऐसे करना है, इसको इसके साथ करा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, समझे, ऐसे करा। अब ये हमारे पास बन गई। अच्छा ये बताओ फिनोटिपिक क्या है, इसके मैं फिनोटिपिक पूछ रही हूँ, मतलब देखने से क्या लग रहा है, कैसा होगा, टॉल। वेरी गुड, ये तीनों वेरी गुड, तीनों क्या होंगे, टॉल। और ये क्या होगा, डॉर्फ। तीनों टॉल के होंगे। इसके अंदर भी कैपिटल टी है, इसके अंदर एक तो कैपिटल टी है मतलब डॉर्फ है, टॉल है। इसके अंदर भी एक कैपिटल, इसके अंदर बेचारे को दोनों ही छोटे टी है तो डॉर्फ होगा ना। तो यार उसने, अब देखो कितने हैं यहाँ पर, 3 है ना, टॉल कितने हैं 3 और डॉर्फ कितने हैं 1। ये उसकी कौन सी रेशियो आ गई, फिनोटिपिक। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसको जोर देकर बोल रही हूँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में आता है, आएगा ही आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि फिनोटिपिक रेशियो कितनी होती है, 3.3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कंफ्यूज कर देंगे, तुम्हें बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो बताओ, 3.1, 1:2:1, 9:3:1। तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो होती है वो क्या होती है, 3:1। अब 3:1 ये है कि 3 प्लांट कैसे बने, टॉल, और 1 प्लांट कैसा बना, डॉल। अब उसने सोचा मेंटल ने कि हाँ यार, पहले वाले जब मैंने F1 जनरेशन बनाई तब तो सिर्फ एक ही दिख रहा था, टॉल ही दिख रहा था। अब जब उसने ये करी, ये कौन सी जनरेशन होगी, F2, और उसने बोला यार नहीं भाई, F2 जनरेशन में क्या है, डॉर्फ आया। यहीं से उसने एक लॉ दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 एलील प्रेजेंट है, मैं इसको एलील बोल रही हूँ, तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है कि जीन का मतलब है हाइट। एक जीन रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए। अब हाइट कैसी है, टॉल और डॉर्फ, तभी मैंने एलील समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉल है और एक डॉर्फ है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला अगर एक टी ना काफ़ी है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक टी है ना, तो इसको टॉल बनाने के लिए एक टी क्या है, इनफ है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये देखा कि भाई हाँ, यहाँ पर क्या है ना, जो टॉल प्लांट है ना, उस बेचारे ने फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, ये बना था ना, फर्स्ट जनरेशन में ये हमें दिख रहा था। इसका मतलब ये था कि बस ये हो गया था कि जो टॉल वाला है ना, उसने डॉर्फ वाले को क्या कर दिया था, छुपा दिया था। तभी वो F1 जनरेशन में अपने आप को नहीं दिखा पाया। ऐसा नहीं था कि वो करेक्टर उस प्रोजनी के अंदर नहीं आया, ऐसा नहीं था कि जो डॉर्फ वाला करेक्टर है वो F1 जनरेशन में नहीं आया, बट उसने बस उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया। समझे डिफरेंस। अच्छा ऐसा था कि दोनों, हमने पढ़ा था ना कि यार दोनों पेरेंट्स के करेक्टर आते हैं, तो बट फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सारे टॉल बने। तो यार मेंडल ने सोचा सिर्फ एक ही पेरेंट्स के ट्रेट आए हैं। फिर जब उसने उसी को ही F1 जनरेशन में क्रॉस कराया तो उसी का जो रिजल्ट है कि एक डॉर्फ प्लांट भी देखने के लिए मिला। इसका मतलब ये था कि F1 जनरेशन के अंदर डॉर्फ वाला भी ट्रेट था, डॉर्फ वाला भी करेक्टर था, बट हुआ क्या कि उसने अपने आप को दर्शाया नहीं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। समझे, समझ गए ना। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो डोमिनेंस वाला है वही अपने आप को क्या करेगा, बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा है ना। तो जो है डोमिनेंट वाला वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला नहीं करेगा। अब हमारे अंदर भी ऐसा है, कुछ चीज़ें हम ना, हो सकता है हम इक्वली नहीं हो सकता है, हम मम्मी से बहुत रिजेंबल कर रहे हो, हर एक चीज़ ऐसा लोग बोलते हैं मम्मी पे है, मम्मी पे, पापा पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब पापा वाली चीज़ें भी हमारे अंदर हैं। अब जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब वो हो सकता है वो चीज़ें जो हमारे अंदर थी, जो रिसेसिव बनकर आएगी, वो आगे वाली जनरेशन में दिख जाए। हम बोलते हैं यार इसके तो मम्मी पापा के गुण इसके अंदर आए ही नहीं, ऐसा होता नहीं, उसके अंदर आए हैं। जब उसकी वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा ना, हो सकता है उसके बच्चों में दिखे। ठीक है, बस इतना हो सकता है उसके अंदर वो रिसेसिव बनकर आएगी। समझ आया इस चीज़ को, कुछ ऐसा कन्फ्यूज क्या बोल दिया, ऐसा तो नहीं है, समझ आ गया ना।
अच्छा, अब ये फर्स्ट जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस दी थी उसमें 2 लॉ आए थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन है यार, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी समझ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब गैमेट बनते हैं, बेसिकली जब हम गैमेट बनाते हैं ना तो वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या बनाया, गैमेट बनाया ना, तो ये आपस में क्या हो गया, अलग अलग हो गए ना। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग होना। मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब हम गैमेट बनाते हैं ना तो एलील अलग हो जाते हैं, दोनों के पेयर नहीं आते, वो कैसे आते हैं, गैमेट के फॉर्म में अलग होकर आती है। ये चीज़ समझ आई तुम्हें? समझ आ गई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होती है समझ लो, इसमें दिक्कत होती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब हम गैमेट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो ये जो एलील है वो अलग अलग हो जाती है। कैपिटल टी अलग होगा कि नहीं स्मॉल टी से, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैं इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं कर रही, तुम्हारे बुक वगैरह होगा, नोट्स वगैरह तुमको मिलेंगे, उसमें से याद करना, मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ, ठीक है, तुम्हारी बुक में है। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आ गया कि जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को दर्शाएगा, रिसेसिव वाला नहीं दिखाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जब हम गैमेट्स बनाएंगे, जब हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स, तो जो ये पेयर है ना, ये वाला जो पेयर है वो अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अच्छा बताओ जरा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या थी, 3:1। फिनोटाइपिक मतलब 3 का मतलब है 3 टॉल थे, एक क्या था, टॉल। अच्छा अब इसको जीनोटाइपिक भी बता देती हूँ। जीनोटाइपिक हमने पढ़ा था ना, जीनोटाइपिक में हमने ये पढ़ा था कि जीन कैसे हैं। मैंने बोले दोनों टॉल हैं, इसके अंदर जीन हो सकते हैं दोनों कैपिटल टी हो, इसके अंदर हो सकता है कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल टी कितने हैं यहाँ पर, अब यार एक ही है, एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं यहाँ पर, एक हेरा 2, और एक स्मॉल टी कितने हैं, एक। तो ये 1:2:1 इसकी क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। तुम्हें पेपर में पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में, जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, 3:1, 1:2:1। ये मत कराना भाई, फिनोटाइपिक होती है 3:1, जीनोटाइपिक कितनी होती है 1, मतलब जीन कैपिटल टी वाला जीन एक ही बारी था। 2 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन 2 बारी है। स्मॉल टी एक इससे लिखा क्योंकि वो एक बारी है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर है, जब गैमेट बनते हैं वो अलग हो जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाता है, कुछ चक्कर इसमें दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड। अच्छा एक और मैं तुम्हें चीज़ समझाती हूँ, अरे यार ये क्या हो गया, रुक जाओ, इससे पहले एक चीज़ समझ लो यार छोटी सी, क्योंकि ये टर्म अगर यूज़ हो गया तो तुम कहोगे कि मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ा देती हूँ। एक होता है होमोजाइगस। अच्छा होमो पढ़ा है ना क्लास 9th में, क्या होता था उसका मतलब, यूनिफॉर्म, मतलब सेम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, जिसमें सेम तरह के हैं एलील, सेम तरह के एलील हैं। ये भी क्या है, होमोजाइगस, सेम। होमो का मतलब ही क्या होता है, यूनिफॉर्म, सेम। अगर मैं हेटेरो की बात करूँ, हेट्रोजाइगस की बात करूँ, तो हेट्रोजाइगस में क्या है, ये अलग अलग तरह के हैं ना, हेट्रो मतलब अलग। ये चीज़ समझ आ गई, कभी तुम्हें ऐसे यूज़ हो सकती है टर्म, तुम ऐसे घबरा जाओगे ये क्या है, पढ़ा है नहीं, समझ गए ना। होमो मतलब सेम, दोनों सेम होंगी, हेट्रो मतलब अलग होंगी। अब पढ़ते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। टाइम देखो कितना हो गया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं हम। अच्छा मोनो का मतलब था हमने कितने कैरेक्टर लिए, एक। डाई मतलब 2, कितने कैरेक्टर लेंगे। अब ये ध्यान से समझना क्योंकि इसमें तुम हो सकते हो कंफ्यूज। देखो डाई का मतलब हम 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, मोनो हाइब्रिड में हमने 1 कैरेक्टर लिया था सिर्फ हाइट का। डाई हाइब्रिड में हम कितने कैरेक्टर लेंगे, 2। तो जो हम 2 कैरेक्टर ले रहे हैं ना वो हम लेंगे एक सीड की शेप का, अरे यार क्या लिख रही है, सीड के एक शेप का लेंगे, सीड के एक शेप का लेंगे और सीड के कलर का लेंगे। यही हमारे मेंडल साहब ने लिया था, ठीक है। मेंडल साहब जो मेंडल थे वो 80 इयर्स तक जिए थे, ये ऐसे कोई पूछेगा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ फॉर योर नॉलेज। तो बेसिकली यहाँ पर अच्छा पी प्लांट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम। हाँ मैं आगे बीच क्वेश्चन पूछती रहूँगी, याद रखना यार, ऐसे मत करना। पाइजन सेटिवम, सटाइवम सेटिवम, ये तो प्रोनाउंसिएशन में दिमाग ख़राब कर रखा है, ठीक है। कैरेक्टर डाई में 2 लेते हैं हम, तो 2 कैरेक्टर कौन थे, एक था सीड शेप और एक क्या था, सीड कलर। अच्छा अब डोमिनेंट सीड शेप जो होती है ना वो होती है राउंड। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
डोमिनेंट की मैं बात करूँ, डोमिनेंट NANT और रिसेसिव। याद रखना सीड शेप और कलर। अरे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले ये ध्यान से समझ लेना, इधर से उधर नज़र हटी दुर्घटना घटी, इधर देख लेना। अब बेसिकली क्या है, दो कैरेक्टर कौन थे, एक सीड का शेप लिया था, एक क्या लिया था, सीड का कलर। ये दिमाग में रखना। डाई हाइब्रिड में क्या लेते हो तुम बोलो? ठीक है। अब मैंने ना डोमिनेंट और रिसेसिव बनाया है। अब जो सीड का शेप है जो कि डोमिनेंट है, जो अपने को दर्शाएगा वो होता है राउंड। जो राउंड होता है ना सीड का शेप, वो कैसा होता है, डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट कलर होता है सीड का, वो होता है वेरी गुड येलो। कैसे पता तुझे? क्या बात है। अब सीड का शेप जो कि रिसेसिव है वो क्या होता है, रिंकल। क्या होता है? रिंकल मतलब टेढ़ा मेढ़ा, राउंड एकदम प्रॉपर, ठीक है। और जो रिसेसिव कलर होता है सीड का वो कैसा होता है, ग्रीन। ये चीज़ ना क्लियर होनी चाहिए। अगर ये नहीं तुम्हें पता कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, फिर क्रॉस नहीं समझ आएगा। अभी याद कर लो कि अगर मैं सीड का शेप डोमिनेंट की बात कर रही हूँ कैसा होगा, राउंड गोल गोल। अगर मैं रिसेसिव बात कर रही हूँ वो कैसा होगा, रिंग। अगर मैं सीड के कलर की बात कर रही हूँ वो भी डोमिनेंट, वो कैसा होगा, येलो। और जो अगर मैं बात करूँ सीड के रिसेसिव वाले कलर की बात करूँ तो वो कैसा होगा, ग्रीन। ये चीज़ क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो डोमिनेंट वाला है उसको मैं एक साथ लिख रही हूँ। राउंड और येलो था ना, ये दोनों डोमिनेंट थे। राउंड क्या था, सीड का शेप डोमिनेंट वाला, और जो येलो क्या था, सीड का कलर डोमिनेंट वाला। इसकी मैं क्रॉस करवा रही हूँ, रिंकल ग्रीन, ठीक है। रिंकल मतलब कैसा, अब मैंने रिसेसिव लिखा है, रिंकल रिसेसिव वाला, रिंकल क्या है, सीड शेप, ठीक है। और ग्रीन वाला क्या है, कलर है, सीड का कलर है रिसेसिव वाला। उसको देने पे फिर करेंगे। 5 मिनट के अंदर कॉल करके। अब यार यहाँ पर देखो, अब बेसिकली अगर मैं राउंड की बात करूँ, अब राउंड क्या है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव? राउंड डोमिनेंट है, तो उसको हम कैपिटल आर से। अच्छा, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीन ऑलवेज अकर इन पेयर। जीन हमेशा पेयर में होगी, कभी मैं एक आर लिखकर छोड़ नहीं सकती। जीन हमेशा कैसी होती है, पेयर में होती है। वो अलग बात है कि रिप्रोडक्शन होती है तो एक उसमें से आता है। राउंड को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बताया जीन हमेशा, यार इसको हंसी क्यों आ रही है, यार ऐसे हंस मत। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं राउंड की बात करूँ तो दोनों कैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर मैं येलो की बात करूँ तो दोनों कैपिटल से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। येलो के लिए वाई जो है कैपिटल रखना। रिंकल की बात करूँ तो आर, क्योंकि रिसेसिव है, रिंकल कैसा है, रिसेसिव, तो मैं छोटे छोटे आर बनाऊंगी। ग्रीन भी कैसा है, रिसेसिव है ना, तो इसके लिए मैं छोटे छोटे वाई बनाऊंगी। अब नेक्स्ट, ये तो यार क्या थी, पेरेंट, पी लिख रही हूँ, समझ आना, पेरेंट, ठीक है। एक था राउंड येलो पेरेंट, एक था रिंकल ग्रीन पेरेंट। अब ध्यान से, अब मैं क्या बनाऊंगी, गैमेट, जी लिख रही हूँ, समझ आना। गैमेट में भी बताया था सिर्फ एक आता है। अगर ये 2 हैं, इनमें से कौन सा आएगा, एक क्रॉस करवा रही हूँ, और ये 2 हैं तो इसमें से वाई कैपिटल वाला। ये 2 हैं, एक आएगा, ये 2 हैं, एक आएगा। अब यार ये आपस में मिल के क्या बना देंगे, देखो आर को साथ में लिखना, ऐसे कोई नहीं लिखेगा, ऐसे। मैं भी ऐसे करती थी, गलती करती मैं बहुत, इसमें दिक्कत होती थी मेरे को। ऐसे मत लिखना, आर वाले को साथ में, वाई वाले को साथ में, आर वाले को साथ में और वाई वाले को साथ में। और एक चीज़ और बता दी तुम्हें, देखने से तुम्हें समझ नहीं आएगा यदि तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये अच्छा रहेगा घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि मैं ऐसे करती थी कि यार देखते समझ आ गया, जब करने लगती थी तो मेरे को होता नहीं था। तो ये देखने से नहीं होता, करने से आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या लिया, कैपिटल 2 आर थे ना, एक ले लिया, 2 वाई थे, एक ले लिया। छोटे आर 2 थे, एक ले लिया, क्योंकि जीन गैमेट में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, ठीक है। तो जब गैमेट बनते हैं एक एक आता है, 2 वाई थे छोटे, 2 ले लिया। नेक्स्ट, अभी आपस में मिल जाएंगे, जब ये मिल जाएंगे तो याद रखना आर को एक साथ करना है, वाई को एक साथ। अच्छा बताना जरा, अब ये कैसा होगा सीड, मतलब राउंड येलो होगा या रिंकल येलो होगा, सॉरी राउंड येलो। क्यों, एक कैपिटल आर है, एक छोटा आर है। कैपिटल आर राउंड को बता रहा है, छोटा आर रिंकल को बता रहा है, तो डोमिनेंट दिखाएगा ना, तो मतलब ये कैसा होगा, राउंड। एक वाई है बड़ा, एक छोटा वाई है। बड़ा वाई किसको बता रहा है, येलो को, तो ये जो है कैसा होगा इसका, राउंड येलो। इसमें दिक्कत है किसी को, पक्का। F1 जनरेशन कैसे बनेगी, राउंड येलो, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंट दिखाएगा ना। मैंने कहा था आर वाले को साथ कर दो, वाई वाले को साथ कर दो। अभी बड़ा आर राउंड बता रहा है, छोटा आर रिंकल बता रहा है, तो
डोमिनेंट वाला आएगा ना तो राउंड हो गया। 2 वाई थे, बड़ा वाला वाई येलो को बता रहा है, छोटा वाला वाई ग्रीन को बता रहा है। वाई वाला जो येलो वाला है वो डोमिनेंट है तो येलो वाला आएगा। तो क्या होगी इसके F1 जनरेशन की कैसे दिखेंगे बेसिकली, सारे के सारे कैसे दिखेंगे, राउंड येलो। अब यार फिर यहाँ पर वही बात, तो हमने सोचा कि यार रिंकल भी था और हमारा कलर ग्रीन भी था, वो का चला गया। फिर इन्होंने क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, F1, वेरी गुड, F1 जनरेशन की क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। अब इसमें तुम्हें दिक्कत होगी, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना। ये थी क्या F1, सेल्फिंग करवाना है, मतलब इसको इसी के साथ क्रॉस करवाना है। मैंने 2 बारी क्यों लिखा, क्योंकि सेल्फिंग हो रही है ना, इसकी सेल्फी कर रहे हैं। तो अब ये है हमारे पास। अब हम गैमेट बनाएंगे। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ से एंटर ने 3 लॉ दिए थे, 2 लॉ तो हमने पढ़ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये समझो, यहाँ पर भी अब गैमेट बन रहा है, यहाँ पर मुझे अलग अलग करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं बनाऊंगी, गैमेट बनाऊंगी, उसके अंदर दोनों करैक्टर होने चाहिए, मतलब कि सीड का शेप भी होना चाहिए और सीड का कलर भी, उसी हिसाब से। अच्छा, अब एक और गलती जो करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर वाई वाई आर आर वाई वाई, ये तो सिर्फ एक ही आ रहा है ना। अगर मैं आर आर का बनाऊँ तो आर आर क्या है, वो तो एक ही कैरेक्टर आ रहा है, सीड का शेप आ रहा है। मुझे ऐसी गैमेट बनाने जिसमें क्या हो, सीड का शेप भी है और सीड का कलर भी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से ये चीज़ देखना, इसमें करते कैसे हैं, मुझे ना सीड का शेप भी चाहिए और सीड का कलर भी चाहिए। अब यार ये जो आर है ना, अभी जो आर है, ध्यान से इधर देखना भाई यार, ये तो ये दिक्कत की बात है। अब ये जो बड़ा आर है ना, मेरे को 2 देने हैं, याद रखना, मैं सीड का शेप भी लूँगी और सीड का कलर भी लूँगी। अभी जो बड़ा वाला आर है ना, वो बड़े वाले वाई के साथ या तो पेयर बनाएगा, या तो यार ये जो बड़ा वाला आर है ना, वो छोटे वाले वाई के साथ बना सकता है। तुझे समझ आई, बड़ा वाला आर छोटे, सॉरी मैं छोटा बना दिया यार, तुम भी बोल नहीं रहे, मुंह हिला रहे हो, कमाल हो यार। अबे यार ये इरेजर कहाँ है, गलत कर दिया यार मैंने। देखो ये जो बड़ा वाला आ रहा है, या तो ये बड़े वाले वाई के साथ बनाएगा, या तो जो बड़ा वाला आ रहा है वो छोटे वाले के साथ बनाएगा, समझे। अब सिमिलरली हम छोटे वाले के साथ करेंगे। अब यार ये जो छोटे वाला है, या तो वो बड़े वाले के साथ बनाएगा, अब या तो ये छोटे वाला किसके साथ बनाएगा, छोटे। देखो दोनों आ गए ना, क्या हो गया, राउंड भी आ गया और येलो, मतलब शेप की भी बात हो गई, कलर की भी बात हो गई। ऐसे 2 बनाने हैं, मतलब कि बहुत सिंपल है। इसके गैमेट कैसे बनाओगे, बड़े वाले को, बड़े आर को छोटे वाई के साथ, बड़े आर को बड़े वाई के साथ, छोटे आर को बड़े वाई के साथ, छोटे आर को छोटे वाई के साथ। यार इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्लियर। अब ये जो है ना, इसको अब हम पुनेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे, इसमें ऐसे समझ आएगा। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, देखो इसमें स्पेस होगा तो ना, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ। पुनेट स्क्वायर में क्या होगा, देखो अब ये 2 बारी होगा। क्यों 2 बारी लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ये तो इसका था ना, इस वाले का था, ये भी तो ऐसे ही करेगा, सेम टू सेम ही बनाएगा, इसलिए मैंने एक बार ही लिखा। अब इसको ये मैंने लिखा है, इसको एक बारी मैं ऊपर लिख दूँगी। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, और यही सेम चीज़ मैं एक साइड में लिखूँगी। पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखना, अब ना इसका इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा। क्या बोला मैंने अभी, गैमेट नहीं बनेगा बेटे, ऑफस्प्रिंग बनेगा, गैमेट तो बन चुकी है। अब देखो ध्यान समझना, इस वाले को पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो अभी फिर बताया था आर क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो पहले मैं दोनों बड़े बड़े आर है ना, दोनों बड़े बड़े आर एक साइड हो गए, और दोनों बड़े बड़े वाई हैं तो बड़े बड़े वाई एक साथ हो गए, ठीक है। अब बताना कर ये कैसा है, राउंड और एंकल है, क्यों, क्योंकि दोनों बड़े हैं, राउंड बताएगा। दोनों वाई भी बड़े हैं तो येलो बताएगा। अगर दोनों आर छोटे होते तो वो रिंकल बताता, और दोनों वाई छोटे होते तो ग्रीन बताता, ये समझे। अब इसी वाले को, अब इसी के साथ मैं किसको करवाऊंगी, मतलब इसी के साथ, इसी वाले के साथ मैंने इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है, समझे। अब इसके पास क्या है, बड़ा आर, इसके पास क्या है, बड़ा आर, दोनों के पास क्या है, बड़ा आर, इसके साथ क्या है, बड़ा वाई छोटा वाई। अब जिससे पूछ रही हूँ मैं दोबारा बताती हूँ, रुक जाओ दोबारा बताती हूँ, ये मेरे को पता समझ नहीं आएगा। पुनेट स्क्वायर
यार एक मिनट, मैं ध्यान से दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना यार। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ना हमने अब क्या करना है, इस वाले को, इसको सही से लिख देती हूँ यार, तभी तुम्हें समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये बड़ा आर, ये देखो अब हमें क्या करवाना है, इस वाले को ना तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी चारों के साथ। इस वाले को मुझे चारों के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अब पहले ध्यान रखना, इस वाले को मैं फर्स्ट वाले के साथ करवा रही हूँ, तो क्या बनेगा, वाई वाई, ऐसा बोलना, बड़ा आर बड़े वाई। मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, आप बताओ नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा। नहीं वो अन्वेषा, वेरी गुड, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा है। अब तू बता सरबजीत, थर्ड वाला। बड़ा छोटा और हाँ। दोनों बड़े हैं। ठीक है, वेरी गुड। युवराज, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक है। एंजल नाम है ना उसका, ये वाला। अब इस वाले को ना इस वाले के साथ करवाना जब है। ये ऐसे ऐसे करना होता है ना, हाईलाइट करना होता है, तो ये वाला ले लिया करो। पेन थोड़ा सा खराब हो गया, मेरे ये बेटे ने वाला? कर दिया है, वो वाला ये वाला? हाँ ये वाला, इससे हाईलाइट होता है। ठीक है। उसने पेन से खास आके बैंड में जाती है। इस वाले को इसके साथ करवाना है, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, क्योंकि इस वाले को मुझे इसके साथ करवाना है ना, तो दो कैपिटल आर है और एक बड़ा वाई है, तो बड़ा वाई पहले लिखेंगे और बाद में छोटा वाई लिखेंगे। ठीक है। अब इस वाले को मुझे इसके साथ करवाना है, तो यहाँ पर भी दोनों के पास क्या है, बड़े आर है, और एक के पास छोटा वाई है, एक के पास, दोनों के पास छोटा वाई है, दोनों छोटे छोटे आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसको अब इसके साथ करवाना है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और इसमें क्या है, पहले कैपिटल वाला आएगा स्मॉल। अब इसी वाले को मुझे इसके साथ करवाना है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है और दोनों छोटे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अब इस वाले को इसके साथ समझ आ रहा है तो मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। एक मिनट, ये होगा, एक मिनट, थर्ड वाले के साथ कराना ना, वाई और वाई, छोटा छोटा बड़ा छोटा। ठीक है। और इसमें होगा बड़ा आर छोटा बड़ा वाई। यार ऐसे मत करो यार, तुम हरकतें कर रहे हो। बड़ा वाला छोटा वाला। ठीक है, ये हमारे बन गए। एक ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूर प्रैक्टिस करना है इसकी। हमने बस कुछ भी नहीं करा यार, बहुत सिंपल है। इस वाले को चारों के साथ करवाया, ठीक है, फिर नीचे वाले को भी चारों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर इस वाले को भी चारों के साथ, इस वाले को भी चारों के साथ। बट ये है आर वाले साथ में, वाई वाले साथ में, और जो बड़ा है वो पहले आएगा। अगर इसमें क्या था, उसको देख क्या है, फिनोटिपिक। अब फिनोटिपिक का मतलब है, फिनोटिपिक का मतलब है जो देख कर पता चल गया। फिनोटिपिक का मतलब, अब यार इसको, ये बहुत बड़ा है वैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है। देखो 9:3:1, सॉरी रेशियो डालना 9, अब बताती हूँ, है नहीं बताती हूँ। 9 का मतलब है कि 9 ऐसे हैं जो राउंड और येलो है, ठीक है। देखो ये कैसा है, राउंड और येलो, ठीक है। और ढूंढो ये भी क्या होगा, राउंड और येलो होगा। ये भी कैसा होगा, राउंड येलो। ये भी कैसा होगा, राउंड येलो। ये भी कैसा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि एक कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, जिसके अंदर कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा वो राउंड येलो होगा। ये भी कैसा, ये तो नहीं है, ये वाला नहीं है ना। देखो एक मैं यहाँ हाईलाइट करके तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, ये इस चीज़ पर ध्यान रखना, इसमें कैपिटल आर तो है पर वाई कैपिटल नहीं है, इसलिए राउंड येलो नहीं हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट, इसकी ये है राउंड येलो, क्योंकि एक कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, इसमें नहीं होगा, साथ वाले में नहीं होगा ना, क्योंकि वाई छोटा है। इसमें होगा, है भाई, इसमें है, इसमें है नहीं है, क्योंकि आर छोटा आ गया यार, ये दिक्कत होगी। नेक्स्ट में भी नहीं होगा भाई, आर छोटा है। इसमें होगा, होगा, इसमें होगा, नहीं होगा, क्योंकि यार वाई छोटा है। अरे भाई वाई छोटा है,
एक मिनट में देख लेते, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं नहीं, वाई छोटा है। इस वाले में देखें, नहीं होगा। एक मिनट, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, समझे? अब गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9 है। तो मतलब ये जो 9 किसके लिए है? 9 मैंने किसके लिए लिखा है? राउंड येलो के लिए लिखा है। यार ऐसे मत करो। जो 9 है वो किसके लिए? राउंड येलो के लिए। अब जो 3 है वो किसके लिए? एक तो होगा यार हमारे पास रिंकल, एक होगा हमारे पास रिंकल येलो के लिए, और एक होगा हमारे पास रिंकल ग्रीन के लिए। ये तुम्हारी बुक, एक मिनट मैं बुक में से देख लेती हूँ, क्योंकि ये इसमें करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, मुझे आगे कराना है। वो तो तुम खुद ही काउंट करके कर सकते हो। रुक जा। इसको ना काउंट तुम खुद कर लेना, सिंपल ही है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये देखो इसमें लिख रखा है, काउंट करते करते टाइम। ये देखो राउंड येलो 9 किसके लिए है? राउंड येलो के लिए है। 3 हमारे पास है, हाँ, राउंड ग्रीन के लिए है। 3 यहाँ पर क्यों हंसी आ रही है भाई? मेरे को भी बता, मैं भी हंस रही हूँ। और ये जो 1 है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने यहाँ गिन के इसलिए बताया, टाइम वेस्ट की बात है, वो आराम से बैठ कर तुम घर पे भी कर सकते हो। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक इसकी जो रेशियो है वो क्या होती है? 9:3:3:1। 9 का मतलब है इसके अंदर 9 ऐसे हैं, 9 ऐसे ऑफस्प्रिंग है जो कैसे हैं? राउंड येलो है। 3 ऐसे हैं जो राउंड ग्रीन है, फिर 3 ऐसे हैं जो कि रिंकल येलो है, और एक कैसा है जो रिंकल ग्रीन है। वैसे ऐसे पूछते तो नहीं है कितने राउंड येलो, मतलब तुम्हें बस ये लिखना आना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। ऐसे कोई पूछेगा नहीं जैसे मैंने लिखा है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, F1 जनरेशन में जो हमने मोनो हाइब्रिड में पढ़ा था, उसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या थी? 3:1 उसकी फिनोटिपिक थी। देख कर बात चल रहा था, 3 बड़े हैं, एक छोटे। जीनोटिपिक क्या थी? 1:2:1। एक ऐसा था जो 1:2:1 था, हाँ, एक ऐसा था जिनके में दोनों TT कैपिटल थे। 2 ऐसे थे, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। एक ऐसा था जिस बेचारे के पास दोनों छोटे थे। इसकी बात करूँ, उसकी तरफ फिनोटिपिक रेशियो पूछी जाती है। जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ी निकल जाती है। यहाँ पर हम जीन देखने लगेंगे क्या, कितने कितने जीन है, इसलिए इसकी जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछी जाती। क्या पूछी जाएगी तुमसे? फिनोटिपिक। देख के कैसे तुम्हें पता चल रहा है? देख के हमें पता चल रहा है 9:3:1 है। कोई दिक्कत है इसमें तुम्हें? है तो बता दो। डाई हाइब्रिड में 2 करैक्टर हमने लिए, कौन कौन से लिए? हाइट। अबे यार क्या है, डाई हाइब्रिड में 2 करैक्टर लिया था ना। सीड का शेप लिया था, सीड का शेप कैसे लिया था? राउंड और रिंकल। सीड का कलर लिया था येलो और ग्रीन। समझा? समझे? दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई? मैं तुम्हें फिनोटिपिक रेशियो बता दी। इसके बाद है जीनोटिपिक रेशियो निकाल, वैसे पूछ भी नहीं जाती और ना होती है, इसमें होती है बट वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसमें जीन देखना पड़ेगा ना कि कैपिटल टी सेम कैसे हैं, मतलब इसमें मुश्किल है निकालना, तो इसलिए फिनोटिपिक रेशियो पूछ जाती है। इसके बाद कौन सा? इसके बाद तुम्हारा, अच्छा, एक ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक आया था, ब्लड ग्रुप पूछ लेते हैं पेपर में। इसके बाद यार एक और चेक कर लेती हूँ, और कुछ छोड़ तो नहीं दी। लेट मी चेक। नहीं, हाँ, इसके बाद कुछ मैं भूल नहीं रही, बस एक चीज़ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, ये बुक का मैं टाइम दूंगी, जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अब इसको पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक मेन चीज़ पढ़ा रही हूँ। तीसरा लॉ तो रह ही गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ, कितना टाइम हो गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट हमें ख़त्म कराने की कोशिश कर रही है चैप्टर। इसके बाद बस 2 ही टॉपिक रह गए, 2 रह गए बस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? ध्यान से सुन ले सरबजीत, फिर जाएगा। देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसको किसी से परवाह नहीं। असॉर्टमेंट का होता है पेयर। बहुत ध्यान से सब समझना ये चीज़। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जिसको किसी से परवाह नहीं, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर रहा है। असॉर्टमेंट मतलब पेयर। अच्छा, याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनो हाइब्रिड से मिले थे। ये जो थर्ड लॉ है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड से मिला था। पेपर में आ सकता है कि भाई लॉ ऑफ असॉर्टमेंट किसके बाद आया था, तुम्हें पता होना चाहिए। जो लॉ ऑफ, ये डाई हाइब्रिड के बाद आया था, और जो पहले के 2 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो किसके बाद आया था? मोनो हाइब्रिड,
उसने इसको एक्सप्लेन करा था। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, ये जब यहाँ पर मैं जीन गैमेट्स बना रही थी तो ऐसा था कि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ आएगा, ऐसा था नहीं था। कैपिटल आई छोटे वाई के साथ भी आ सकता है। ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट, असॉर्ट का मतलब है पेयर बनाना, असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, पेयर बनाना। तो वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी पेयर बना सकता है। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही बनाएगा पेयर, ऐसा तो नहीं था ना, हमने कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ भी बनाया था पेयर। अब ऐसा तो नहीं है स्मॉल वाई कहेगा मैं हमेशा स्मॉल, ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल आर कहेगा मैं हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही आऊँगा, ऐसा तो नहीं है। छोटे वाले आर ने बड़े वाले वाई के साथ भी क्या करा था, पेयर बनाया था। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब तुम इसकी डिफाइन बुक में पढ़ते हो तो ऐसा होता है कि यार क्या लिखा है, हिंदी में अंग्रेजी में थोड़ा ऐसा बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है, इंग्लिश में, हिंदी में इसका सिंपल सा मतलब ऐसा है, बट जब तुम बुक पढ़ोगे ना वाकई में तुम बोलोगे कि यार ये क्या है। बट इसका मतलब यही होता है कि असॉर्टमेंट मतलब पेयर बनाना। तो वो इंडिपेंडेंटली जब गैमेट बनता है तब वो पेयर इंडिपेंडेंट बनाते हैं। कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं होता कि कैपिटल हमेशा वाई कैपिटल वाई के साथ आएगा, वो छोटे वाई के साथ भी आ सकता है। कोई दिक्कत है इस लॉ में? सही है ना, समझ गए सब कुछ? ठीक है, अब हम कर रहे हैं ये भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी डन। अब यार एक तुम्हें आ जाता है, वैसे तुम्हारी बुक में नहीं देखोगे तुम, ब्लड ग्रुप के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा क्वेश्चन है या फिर होगा भी। मतलब ऐसे अलग से टॉपिक नहीं दे रखा, क्वेश्चन डाला है आई थिंक इसमें होगा, बट ऐसा दे नहीं रखा, फिर भी मैं समझा रही हूँ। इंटरेस्टिंग है यार, देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। अब ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं? अब यार 4 तरह के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, ए बी ओ। तेरा कौन सा है? बी पॉजिटिव। तेरा रेहांश? ए पॉजिटिव। ए बी मेरी कैटेगरी ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, अबे यार नहीं यार ऐसा मतलब, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं होता ना, मेरे को पता नहीं आएगा मेरा। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं रेहांश। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है। अच्छा, अब ये जो है ना हमारा ब्लड ग्रुप, ऑब्वियसली यार अगर मेरे अंदर ए बी है, इसके अंदर ओ है, इसके अंदर ए बी कुछ भी है, तो उसके लिए एक ऑब्वियसली जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में कुछ भी है हमारे लिए, उस सबके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जीन। हमारा रंग कैसा है, हमारे बाल का कलर कैसा है, हमारी शक्ल कैसी है, जो भी है वो जीन रिस्पॉन्सिबल। तो ऑब्वियसली यार जो हमारे पास हमारे अंदर ब्लड ग्रुप होगा उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जी। अभी फिर भी उन बच्चों के लिए जो 11th 12th में साइंस लेंगे ध्यान से समझना। अब जो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है ना वो होती है आई वाली। ठीक है, तो जो आई वाली जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ब्लड ग्रुप। ये सिंबल है आई, जहाँ पर भी लिखा होगा डैट्स मीन ये ऐसी जीन है जो ब्लड ग्रुप बताने के रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि अच्छा आई क्या है? जीन। आई ए, आई बी, आई ए बी, आई ओ, ये उसकी क्या है? अलील। समझे? जीन आई क्या बता रही है? सिर्फ ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप है कैसा? ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये सब उसकी क्या हो जाएंगी? एलील हो जाएगी। ये चीज़ समझना, मैं बोलती ना जीन दिक्कत होती है यार, अभी तुम नहीं क्लियर करोगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। और जो बच्चे साइंस नहीं ले रहे, जनरल नॉलेज मिल रही है, कुछ बिगड़ तो नहीं रहा ना, तुम्हारा फ़ायदा ही है। तो ध्यान रखना कि जो आई है वो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो मैंने लिखा है ये सारी उस ब्लड ग्रुप की क्या है? एलील है। अब मेरी बात ध्यान से समझना यार, अगर मुझे ब्लड ग्रुप ये तीनों कैसी होती है? डोमिनेंट। ये कैसी होती है तीनों? और ये बेचारा कैसा होता है? रिसेसिव। अगर जल्दबाजी में कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे को। अब देखो, अगर दोनों ऑब्वियसली यार, अगर मेरे अंदर ना किसी के भी अंदर अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप की, जीन 2 ही होंगी, बिकॉज जीन ऑलवेज अकर इन पेयर। तो मान लो कि मेरे अंदर ये वाली है, तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? मैंने अभी तुम्हें एक चीज़ बताई कि ये तीनों ना डोमिनेंट होते हैं और जो ओ वाला होता है बेचारा रिसेसिव। हाँ, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा, ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर कोई भी ब्लड ग्रुप ओ के साथ प्रेजेंट है तो भाई ओ छुप जाएगा। ओ क्या है? रिसेसिव है, दूसरे वाला दिखेगा। अब तुम मुझे बताना कि मेरे पास ये है तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा, क्योंकि भाई ओ क्या है? रिसेसिव। अब बताना, अब मेरे पास अगर ये है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? आई ए बी। क्या है? हाँ, अच्छा आई ए बी ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, ए बी होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आई ए, आई बी, आई ए बी तीनों क्या है? ये डोमिनेंट है। मतलब ऐसे तुम समझ लो, इसको भी गैप करो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम बात वैसे तो हाँ 1 मिनट आना ही चाहिए इसमें। तो
तो हमने अभी पढ़ा, क्योंकि यार ये जो ए बी वाला होता है ना, वो भी, ये ए भी क्या है, डोमिनेंट है, बी भी क्या है, डोमिनेंट है, तो दोनों ही दिखाएंगे। जैसे उनका ए बी है, मेरा भी ए बी है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर दोनों तरह के जीन है। मेरे पास आई ए बी है और आई बी भी है। तेरा ओ है, दैट्स मीन तेरे अंदर सिर्फ के सिर्फ ओ वाले हैं, तभी तेरा ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है। तेरा क्या है, बी पॉजिटिव, दैट्स मीन तेरे अंदर ये है, ओ पॉजिटिव ये है, ए पॉजिटिव ये है, नेक्स्ट ए पॉजिटिव अगेन ये है, ए बी पॉजिटिव ये है, हम दोनों के अंदर सेम कैटेगरी। समझ गए, समझ गए? तो ध्यान रखना कि अगर किसी के साथ भी आई ओ प्रेजेंट है, अच्छा वो रहेगा आपका बी पॉजिटिव, मतलब ये वाला होगा। समझ गए? अगर किसी के साथ आई ओ प्रेजेंट है मतलब वो आई ओ छुप जाएगा, उसके साथ वाला दिखेगा। अब अच्छा एक ना आता है क्वेश्चन पेपर में कि फादर जो है उनका ब्लड ग्रुप है आई ए, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप है आई बी, तो चाइल्ड का क्या होगा, मतलब ए बी होगा। अगर चेंज कर दें, क्वेश्चन चेंज कर दें, अबे यार क्या हो गया, इसको कर दो तुम, इसको कर दो तुम ए, इसको कर दो तुम, क्या होगा फिर, ए पॉजिटिव होगा ना। इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? अगर किसी का हाँ बोल। फादर का ए बी है और मदर का बी है तो क्या होगा? तो अच्छा तेरी ये भी डाउट क्लियर कर दो, एक मिनट रुक जा, पहले ये मैं लिख दूँ। हाँ एक मिनट का, ठीक है। ए अच्छा अब मेरी बात सुन, तूने बोला फादर का ए बी है, अगर फादर का ए बी है दैट्स मीन उसके अंदर एक आई ए वाला जीन भी है और एक कौन सा है, आई बी वाला जीन है। तो भाई दोनों में से एक ही जाता है ना बच्चे के अंदर, तो या तो ए वाला जाएगा या तो बी वाला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन था, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिए कि अगर फादर के अंदर आई ए है, आई बी है, मतलब आई ए भी प्रेजेंट है, आई बी भी प्रेजेंट है, तो दोनों में से एक जाएगा बच्चे के अंदर, उससे डिटरमाइंड होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत था? अब लास्ट टॉपिक है एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी चल रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन, लास्ट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन से तुम क्या समझते हो? वेरी गुड, जेंडर एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, अब यार हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर बोल रही हूँ मैं, दैट्स मीन टोटल कितने क्रोमोसोम है? वेरी गुड, टोटल हमारे पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। पेयर समझ गए ना, पेयर मतलब दो का जोड़ा, दो का जोड़ा डैट मीन ये हो जाएगा प्लस 46 आ गया, समझे? अच्छा 23 का पेयर होता है, एक और चीज़ समझ लो, 23 का पेयर होता है ना, राइट? अब इसमें जो 22 होते हैं ना उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और ये जो एक पेयर बचता है ना वो बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है इसको। मतलब कहने का मतलब है जो 22 ऑटोसोम का मतलब है ये हमारी आंखें का कलर कैसा होगा, हमारे बाल का कलर कैसा होगा, हमारा स्किन टोन कैसा होगा, ये सब कुछ ये देख रहा है। और ये जो बेचारा एक पेयर बचा है ना वो ये देखता है कि हम हमारे जेंडर क्या होगा, मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, ऐसे ही डिवाइड होता है 22 ऑटोसोम्स, और जो एक पेयर बचा वो सेक्स क्रोमोसोम। समझे? अब नेक्स्ट, अच्छा बताओ कि मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? दोनों, एक एक्स होता है एक वाई होता है। फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं, समझे? अब इसमें हम करते हैं मदर और ये फादर। फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स और फादर के अंदर एक्स और वाई। ठीक है, अब ये वही है, हम इसमें से अगर बनाएं गैमेट तो एक ही आएगा। नहीं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों जैसे अलग अलग ही निकल गए और इसमें से हमारे पास ये ऐसे निकल गया। ठीक है, गैमेट बना रहे हैं ना, दोनों अलग अलग। अब तुम बोलो, अब देखो, अब इसको हम इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? अब इसी को अगर मैं इसके साथ कराऊँ क्या बनेगा? एक्स वाई। इसको मैं इसके साथ बनाऊँगी तो बारह क्या बनेगा? एक्स एक्स। इसको मैं इसके साथ कराऊँगी तो क्या बनेगा? एक्स। मतलब कि ये है हमारे पास फीमेल, ये भी क्या है? फीमेल। ये क्या है? मेल। ये भी क्या है? मेल। मतलब यार 50-50% चांसेस हैं कि या तो मेल हो, चाइल्ड जो होगा उसका जेंडर या तो वो मेल होगी या तो फीमेल होगी। ठीक है, तो बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मदर या फादर? फादर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वैरायटी उसके पास है। मदर के पास तो दोनों क्या है? एक्स एक्स है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो फादर है या तो अगर उसमें से एक्स जाएगा
क्योंकि मदर के पास तो दोनों एक्स एक्स है, मदर तो एक्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो फादर है अगर उसके साथ उससे अगर एक्स आएगा तो एक्स एक्स क्या बन जाएगा, फीमेल। मदर फिर अगेन एक्स ही प्रोवाइड दे सकती है, और फादर अगर वाई देंगे तो एक्स वाई क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा ना। समझ गए? इसमें कितने % चांस होते हैं, 50% चांस होते हैं कि वो क्या बनेगा, मेल या फिर फीमेल। अभी तक तुम्हें जो भी करवाया कुछ ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया? पहले ऑफ